नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जनमत में आज जिस पहली खबर की चर्चा हम करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत विशेष है कि देश में व्यवस्थाओं की जब बात आती है तो हर बार व्यवस्थाओं में जब कमियां, लापरवाही, भ्रष्टाचार की तस्वीर आती है तो सवाल बनता है कि आखिर जवाबदेही कहां, किसकी और कौन तय करेगा। ज्यादा दिन नहीं बीते, महज 20 दिन के अंदर ही देश ने एक और भीषण अग्निकांड को झेला है। पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का वो अग्निकांड जिसमें 23 लोगों की जान चली गई। इन 20 दिनों में 3 जून से लेकर आज की तारीख तक छोटे मोटे जो घटनाएं थी, अग्निकांड थी, उसकी तस्वीरें आती रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कल हुआ उसने एक बार फिर से देश को दहला दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बेहद पौष इलाका अलीगंज, जहां पर भीषण अग्निकांड होता है और इस अग्निकांड में 15 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। ये 15 जिंदगियां दरअसल ये वो युवा थे जो देश का भविष्य माने जाते हैं। ये वो होनहार युवा थे, युवतियां थीं, वो बच्चे थे जो कल इस देश को आगे पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का सपना देख रहे थे। लेकिन उनके सपने को सिस्टम की नाकामी, सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने राख में बदल दिया। पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला ये एक ऐसा हादसा बन गया है जिसने प्रशासनिक जवाबदेही, अवैध निर्माण, फायर सेफ्टी और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार दोपहर लगी आग ने कुछ ही मिनटों में 15 जिंदगियां छीन ली, जबकि अब भी 9 के लगभग लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है उनके स्वस्थ होने का, उनकी सकुशल घर वापसी का, क्योंकि ये 15 तो अब कभी भी घर वापस नहीं लौट के आएंगे। जो कल इस भीषण अग्निकांड का शिकार हुए हैं वो अपने पीछे अपने लोगों के बीच सिर्फ एक सवाल छोड़कर गई हैं कि आखिर इनका गुनाह क्या था, इनका अपराध क्या था, और इनकी मौत जो ये अनायास हुई है इसे हादसे का नाम क्यों दिया जाए, क्यों ना इसे प्रशासनिक हत्या कहा जाए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे सिस्टम की लापरवाही है। इसमें जो युवा थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहां आए हुए थे, लेकिन अब सवाल यह है कि इन 15 मौतों का जिम्मेदार, जो हम बार बार कह रहे हैं कि कौन है, क्या केवल मुआवजा दे देने से, उसकी घोषणा कर देने से परिवार का ये घाव भर सकेगा? जवाब होगा नहीं, कभी नहीं। हालांकि इस बीच सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है। एसआईटी गठित की गई थी। आपको याद होगा कि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिगढ़, जिसे आप लोग अलीगढ़ कहते हैं, वहां का कार्यक्रम बीच में छोड़कर ही लखनऊ वापस आए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, केजीएमयू हॉस्पिटल पहुंचे, जो घायल थे उनका कुशलक्षेम जाना, जिन परिवार के बच्चे नहीं रहे उन परिवारों के साथ शोक का उनके साथ सांत्वना व्यक्त की। और इस बीच एसआईटी भी गठित हुई और जांच शुरू हो चुकी है। जांच में अब तक जो तस्वीरें सामने आई है उसके अनुसार प्रारंभिक जांच में बिजली की ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष अभी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन जिस तरह के तथ्य अब तक सामने आए हैं उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील बना दिया है। सबसे बड़ा सवाल उस इमारत को लेकर है, उस बिल्डिंग को लेकर है जिसमें यह हादसा हुआ, क्योंकि आरोप यह है कि जिस भवन को आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी उसका इस्तेमाल लंबे समय से व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कमर्शियल बिल्डिंग बना दिया गया। इतना ही नहीं,
साल 2016 में इस भवन के खिलाफ अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी किया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि महज 2 महीने के भीतर ही ये आदेश, जो ध्वस्तीकरण का आदेश था, उसे निरस्त भी कर दिया गया था और उसके बाद वर्षों तक कोई प्रभावी कार्रवाई ही नहीं हुई। बताया तो यह भी जा रहा है कि भवन में कई बार शिकायतें हुई, नोटिस जारी हुए, फाइल चली, इधर उधर फाइल गई, आदेश भी दिए गए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। और यही कारण है कि आज ये सवाल उठ रहा है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो क्या 15 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इमारत में फायर सेफ्टी के पर्याप्त बंदोबस्त नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था। हमने कल भी आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी। आपात स्थिति में लोगों के पास बचने का कोई विकल्प नहीं था। कई लोगों ने तो यह भी आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी काफी समय लग गया, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री ने घटना के तुरंत बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अब तक निलंबित किया जा चुका है। इसके साथ ही 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है और एसआईटी ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार साहू के रूप में हुई है। इनमें से 3 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। पुलिस का कहना है कि इमारत के स्वामित्व, संचालन और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की भूमिका की जांच की जा रही है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतने वर्षों तक अवैध निर्माण और व्यावसायिक उपयोग के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उधर विपक्ष ने भी इस हादसे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि ये समय राजनीति का नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां किसी भी मुद्दे को राजनीति से दूर नहीं करने देना चाहती और इसीलिए इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने घटना पर दुख जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी की कमी ने इस हादसे को जन्म दिया। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इस समय राजनीति करने के बजाय पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुआवजे की रकम उन परिवारों का दर्द कम कर सकती है जिन्होंने अपने बेटे, बेटी, भाई या बहन को खो दिया है। जिन घरों में कल तक भविष्य के सपने थे, वहां आज मातम पसरा हुआ है। कई मृतक दूसरे राज्यों से रोजगार और प्रशिक्षण के लिए लखनऊ आए हुए थे। उनके परिजन अब सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर इमारत सुरक्षित नहीं थी तो उसे चलने क्यों दिया गया। दरअसल यह हादसा केवल एक इमारत की कहानी नहीं है, ये उन तमाम खामियों का आईना है जो हमारे शहरी प्रशासन, फायर सेफ्टी व्यवस्था और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के दावों के पीछे छिपी रहती है। दिल्ली, सूरत, राजकोट और अब लखनऊ, लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं ये बताती हैं कि नियम अक्सर कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। आप सभी की नजर एसआईटी जांच पर टिकी है। 7 दिनों में रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि आग की वास्तविक वजह क्या थी, किस स्तर पर लापरवाही बरती गई और किन अधिकारियों या जिम्मेदार लोगों की भूमिका संदिग्ध रही है। यदि जांच निष्पक्ष और कठोर हुई तो यह मामला केवल एक आपराधिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सिस्टम में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।
फिलहाल लखनऊ का यह अग्निकांड एक दर्दनाक याद बन चुका है। 15 जिंदगियां काल के गाल में समा चुकी हैं। 9 लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और पूरा प्रदेश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? यदि जवाब हां है तो फिर इन 15 मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। वो इन परिवारों के लिए न्याय भी होगा और आने वाले समय के लिए हम अपने लोगों को सुरक्षित कैसे रख सकेंगे, इसके लिए भी एक बड़ा आधार बन सकेगा। और आइए अब पश्चिम बंगाल की तरफ भी आपको लिए चलते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उसे तृणमूल कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा सियासी संकट कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। जिस पार्टी की नींव को मजबूत किया ममता बनर्जी, जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर खड़ा किया, जिस पार्टी को उन्होंने सड़क से सत्ता तक पहुंचाया, आज उसी पार्टी में नेतृत्व, वैधता और संगठन पर खुली जंग छिड़ गई है। ताजा घटनाक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा पलटवार करते हुए पार्टी के 8 वरिष्ठ नेताओं को तृणमूल कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इनमें कोलकाता के पूर्व मेयर और वरिष्ठ नेता फिरहाद हाकिम, आरूप बिस्वास, जावेद अहमद खान, आरूप रॉय, रथिन घोष, विप्लव मित्रा, सबीना यास्मीन और स्नेहशीष चक्रवर्ती जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके कुछ ही घंटों के बाद निष्कासन की कार्रवाई कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि ममता बनर्जी को अपने ही पुराने सहयोगियों के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? दरअसल इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही सत्ता और संगठन की लड़ाई है। नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने सोमवार को एक समानांतर राष्ट्रीय कार्य समिति बनाने का दावा किया। इतना ही नहीं, बागी खेमे ने ममता बनर्जी को पार्टी के चेयरपर्सन पद से हटाने की घोषणा करते हुए वरिष्ठ विधायक आरूप रॉय को नया चेयरपर्सन घोषित कर दिया। बागी गुट ने 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति की गठन का भी दावा किया। ऋतव्रत बनर्जी को महासचिव बनाया गया, जबकि फिरहाद हाकिम और आरूप बिस्वास को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बागी खेमे का कहना है कि पार्टी के संविधान और नियमों के तहत ये प्रक्रिया अपनाई गई है और संगठन में लंबे समय से आवश्यक बदलाव नहीं किए गए थे। हालांकि ममता बनर्जी का खेमा इस पूरी कवायद को पूरी तरह अवैध बता रहा है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी और ममता बनर्जी एक दूसरे के पर्याय हैं। उनके अनुसार पार्टी संविधान के अनुसार किसी भी समूह को इस तरह समानांतर अधिवेशन बुलाने या नेतृत्व बदलने का अधिकार नहीं है। यानी अब लड़ाई केवल नेताओं के बीच की नहीं है, बल्कि पार्टी की पहचान पर भी आ चुकी है। सवाल यह है कि आखिर असली तृणमूल कांग्रेस कौन है? ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला मूल संगठन या फिर ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला बागी गुट? इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा विवाद सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेताओं के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं के आरोप भी चर्चा में है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई और छापेमारी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। हाल ही में एक कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मूल्य के सोने के गहने बरामद होने की खबर ने विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल संगठनात्मक नहीं बल्कि कानूनी और संवैधानिक भी है। आने वाले दिनों में यह मामला अदालत और चुनाव आयोग तक पहुंच सकता है। सबसे बड़ा सवाल पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और आधिकारिक नेतृत्व को लेकर खड़ा हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि परिषदीय दल और राजनीतिक संगठन दो अलग अलग इकाइयां हैं। यदि किसी गुट के पास विधायकों या सांसदों का बहुमत हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे स्वतः पार्टी संगठन पर अधिकार मिल जाएगा। दूसरी ओर
यदि बागी गुट ये प्रमाणित कर देता है कि संगठन के बड़े हिस्से का समर्थन उसके पास है, तो विवाद और जटिल हो सकता है। अब संघर्ष 3 स्तरों पर दिखाई देने लगा है। पहला, संगठन पर वास्तविक नियंत्रण किसके पास रहेगा। दूसरा, अदालत समानांतर संगठन की वैधता को आखिर देखेगी कैसे। और तीसरा, कि भविष्य में चुनाव आयोग तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर किस पक्ष को मान्यता देगा। राजनीतिक रूप से ये लड़ाई ममता बनर्जी के नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार पार्टी के भीतर से ही नेतृत्व परिवर्तन की खुली मांग सामने आई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी साफ संकेत दे दिया है कि वो किसी भी चुनौती का जवाब सख्ती से देंगी। अब पूरा बंगाल और देश की राजनीति इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी पर नियंत्रण बनाए रखेंगी। क्या बागी गुट कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ पाएगा और क्या तृणमूल कांग्रेस आने वाले दिनों में 2 हिस्सों में बंट सकती है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ ये महासंग्राम अब केवल संगठन की लड़ाई नहीं, बल्कि अस्तित्व, नेतृत्व और राजनीतिक विरासत की लड़ाई बन चुकी है। अब बात करेंगे उस खबर की जो देश के लिए बेहद खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय से चली निर्णायक लड़ाई के बाद अब केंद्र सरकार का फोकस अवैध घुसपैठ पर केंद्रित हो गया है। जो बात लगातार सुदर्शन न्यूज कहता रहा है, धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश जानके जी कहते रहे हैं कि देश को बचाना है तो सबसे पहले घुसपैठियों को ही खदेड़ना होगा। और देखिए, आखिरकार केंद्र सरकार उन्हीं अवैध घुसपैठियों पर अब फोकस करना शुरू कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही नक्सलवाद के खात्मे के लिए समय सीमा तय कर चुके हैं और पहले ही उन्होंने तय कर दिया था कि क्या समय सीमा रहेगा और उस समय सीमा के अनुसार नक्सलवाद मुक्त भारत की तस्वीर देश के सामने है, दुनिया के सामने है। 31 मार्च 2026 वो तारीख तय की गई थी। अब सरकार का दावा है कि देश में नक्सली हिंसा अब लगभग समाप्ति की ओर पहुंच चुकी है। गृह मंत्रालय की प्राथमिकता देश को अब अवैध घुसपैठ से मुक्त करना है और इसी दिशा में केंद्र सरकार जल्द ही एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान को और तेज कर सकती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात और अन्य सीमावर्ती राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकारी रणनीति का केंद्र बिंदु है डिटेक्ट, डिटेन और डिपोर्ट, यानी पहचान करो, हिरासत में लो और वापस भेजो। गृह मंत्रालय का मानना है कि यदि घुसपैठ के खिलाफ भी नक्सलवाद जैसी समयबद्ध रणनीति अपनाई जाती है तो सभी राज्य सरकारें, सुरक्षा एजेंसियां और केंद्रीय बल एक निश्चित लक्ष्य के साथ मिशन मोड में काम कर सकेंगे। हाल ही के महीनों में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा का दौरा कर सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ की स्थिति की समीक्षा की है। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का दौरा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से लगी सीमा को लंबे समय से घुसपैठ के लिहाज से संवेदनशील माना जाता रहा है। असम में भी अवैध घुसपैठ का मुद्दा वर्षों से राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का विषय रहा है। केंद्र सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ केवल सीमा सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसांख्यिकीय बदलाव, संसाधनों पर दबाव और स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि अब सीमा सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर रह रहे अवैध घुसपैठियों की पहचान पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। सूत्र कह रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान तेज की जाए। इसके लिए राज्यों के पुलिस तंत्र, खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ा दिया गया है। डिजिटल रिकॉर्ड, दस्तावेज सत्यापन, जनगणना से जुड़े आंकड़े और तकनीकी डाटा का उपयोग भी इस अभियान में किया जाएगा। सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सरकार जीरो इन्फिल्ट्रेशन नीति पर काम कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है।
थर्मल कैमरे, नाइट विजन उपकरण, सेंसर, रडार और ड्रोन की मदद से सीमा पार होने वाली गतिविधियों पर 24 घंटे नजर भी रखी जा रही है। बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि घुसपैठ के रास्तों को पूरी तरह बंद किया जा सके। इसके साथ ही सीमा से लगे क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवैध निर्माणों की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। सरकार का मानना है कि कई बार ऐसे निर्माण अवैध गतिविधियों और घुसपैठ को बढ़ावा देने में मददगार प्रमाणित होते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जनसांख्यिकीय बदलाव की निगरानी है। इसके लिए गठित उच्च स्तरीय डेमोग्राफिक मिशन ने काम भी शुरू कर दिया है। सीमा से लगे जिलों में आबादी के पैटर्न, दस्तावेजों की स्थिति और अन्य पहलुओं का अध्ययन भी किया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध बदलाव की समय रहते पहचान की जा सके। सरकार की रणनीति केवल सीमा पर रोक लगाने तक सीमित नहीं है। जिन लोगों की पहचान अवैध घुसपैठिए के रूप में होगी, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। पहचान के बाद हिरासत और फिर संबंधित देश को वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए विदेश मंत्रालय और संबंधित देशों के साथ भी समन्वय बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और असम इस अभियान के केंद्र में रह सकते हैं। दोनों ही राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं और वर्षों से यहां घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना रहा है। त्रिपुरा में भी सीमा प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। वहीं राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तानी सीमा से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और आधुनिक किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनती है और अब उसी मॉडल को आधार बनाकर अवैध घुसपैठ के खिलाफ देशव्यापी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। आने वाले महीनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे में केंद्र में रहने वाला है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हों, अवैध घुसपैठ पर रोक लगे और देश के भीतर रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान, घुसपैठियों की पहचान कर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस भेजा जाए। यही वजह है कि नक्सलवाद के बाद अब घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई को केंद्र सरकार अपना अगला सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन मान रही है। आने वाले समय में इसकी रफ्तार और तेज होने के संकेत धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो नक्सलवाद मुक्त भारत तो बन चुका है, अब घुसपैठ मुक्त भारत भी बनाना है और इसी कड़ी में सरकार ने प्रतिबद्धता दिखानी कार्य शुरू कर दिया है, प्रतिबद्धता दिखा दी है और हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द घुसपैठिए मुक्त भारत की तस्वीर भी हमारे बीच होगी। जनमत में अब आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं उस आवाज की जो एक बार फिर से आजादी मांग रहा है। बात पीओके की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। जिस क्षेत्र को पाकिस्तान वर्षों से अपना हिस्सा बता रहा है, जो कि है नहीं, उस हिस्से में ही वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा जन विद्रोह खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, डडियाल, पलंदरी और सुधनोती समेत कई इलाकों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके बुनियादी अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है और उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया।
रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आंदोलनकारी संगठन जो वहां दावे कर रहे हैं, उनके अनुसार हालिया कार्रवाई में कई नागरिकों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, जिसे पाकिस्तान दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं आंदोलनकारी समूह का दावा है कि पिछले महीने में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में दर्जनों नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। पीओके के कई शहरों में पूर्ण बंद का असर देखने को मिल रहा है। बाजार बंद, परिवहन प्रभावित और आम जनजीवन भी ठप सा पड़ गया है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी लगातार जोश में हैं, उनका जोश कम नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर और झंडे लेकर सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगाए। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसकी शुरुआत महंगाई, बिजली दरों और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े मुद्दों से हुई थी, लेकिन अब ये राजनीतिक अधिकारों और आत्मनिर्णय की मांग तक पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारी सस्ती बिजली, आटा, चावल और दाल की कीमतों में कमी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र के संसाधनों का इस्तेमाल तो पाकिस्तान करता है, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता है। आंदोलनकारियों का एक बड़ा आरोप यह भी है कि मंगला बांध जैसी जल विद्युत परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली का फायदा भी बाहरी इलाकों को मिलता है, जबकि स्थानीय जनता महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है। और यही वजह है कि आर्थिक असंतोष अब राजनीतिक गुस्से में बदलता जा रहा है। विवाद का एक अहम केंद्र पीओके विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें भी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सीटें ऐसे लोगों के लिए आरक्षित हैं जो क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं। उनका आरोप है कि इन सीटों के जरिए राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव बनाए रखा जाता है और इसी मुद्दे को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। रावलकोट इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। विभिन्न जिलों से निकलने वाले विरोध मार्च लगातार यहां पहुंच रहे हैं। जो मार्च कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। आंदोलनकारी संगठनों का दावा है कि लाखों लोग इस जन आंदोलन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। कई स्थानों पर लोगों में मुख्य सड़कों को जाम किया, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रशासन ने आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए, या यूं कहें कि यहां पर ये कहते तो हैं कि ये अपना है, हमारे अपने हैं, लेकिन इन्हीं के खिलाफ पाकिस्तान ने गोलियां बरसाई। कई आयोजनों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे तक दर्ज कर दिए गए। कुछ प्रमुख नेताओं पर इनाम घोषित किए जाने की भी खबरें आ रही है। आंदोलन के नेताओं को विदेशी एजेंट और राष्ट्र विरोधी बताकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन आरोपों के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो केवल अपने अधिकारों, अपने सम्मान और बेहतर जीवन की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने खुले तौर पर पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई है, शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि कई प्रमुख मार्गों पर आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेडिंग और अवरोध भी लगाए गए हैं। कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें भी सामने आई है। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें बड़े ही नहीं, अब तो बच्चे भी नजर आ रहे हैं, हाथों में तख्तियां लेकर, आजादी जिस पर लिखा हुआ है फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, तख्तियां लेके छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। यानी वो समझते हैं कि आजादी, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, जहां पर पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान सरकार ने कब्जा किया और यहां के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जान समझ रहे हैं कि इस पर तो सिर्फ कब्जा किया है पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए। विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है। पीओके में जो असंतोष दिखाई दे रहा है वो लंबे समय से जमा हो रहे आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों का परिणाम है। यदि इन शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। पाकिस्तान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो इस आंदोलन को केवल सुरक्षा के नजरिए से देखती है या फिर राजनीतिक संवाद का रास्ता अपनाती है। बल प्रयोग से फिलहाल हालात शांत होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि उलट
हर नई कार्रवाई के बाद विरोध और ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पीओके में माहौल बेहद तनावपूर्ण है, सड़कों पर गुस्सा है, प्रशासन दबाव में है, पाकिस्तान की नीतियों को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उठी ये आवाज अब केवल महंगाई या बिजली तक सीमित नहीं रह गई। ये आंदोलन अब अधिकार, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भविष्य की बड़ी लड़ाई का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि पीओके में जारी ये उथल-पुथल केवल स्थानीय घटना नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और जनता का रुख इस संघर्ष की दिशा तय करेगा, लेकिन हमने इस पूरी तस्वीर को जानने समझने की कोशिश की। हमारी संवाददाता सुदर्शन संवाददाता तेजोतालो नकरो भी इस इलाके में उनकी मौजूदगी रही, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है फिलहाल उनके शब्दों में भी हम आपके बीच रखते हैं। आज 23 जून है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्टर्स द्वारा पाकिस्तान सरकार को दिए गए अल्टीमेटम ऑफिशियली खत्म हो रहा है। पिछली 2 हफ्तों से रवलाकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली और कई अन्य इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि 38 पॉइंट चार्टर को तुरंत लागू किया जाए, जिसमें सस्ती बिजली, कम दाम पर राशन, इंटरनेट सर्विसेज की बहाली और ज्यादा सियासी अधिकार शामिल है। अवामी एक्शन कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर आज भी उनकी मांगे नहीं मानी गए तो 1 लाख से ज्यादा लोग रवलाकोट से मुजफ्फराबाद तक मार्च कर सकती है, जिससे इस्लामाबाद के लिए एक बड़ी सियासी चुनौती खड़ी हो सकती है। कैजुअलिटीज, अरेस्ट और सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद आंदोलन लगातार मजबूत होता दिख रहा है और पीओके में यह हाल के सालों का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। अब सबकी नजरें इस्लामाबाद पर है। क्या पाकिस्तान बातचीत का रास्ता अपनाएगा या फिर टकराव और बढ़ेगा? ये आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। जय हिंद, मैं हूं तेजोतालो नकरो, सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए। तो पाकिस्तान की असलियत सामने आ रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जो ये आवाज बुलंद हो रही है, ये आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के आईने पर लगी हुई धूल को साफ करने के लिए स्पष्ट तस्वीर है कि आपने जिनको सालों तक, दशकों से दबा कर रखा है, आज वो आपके लिए, आपके विरुद्ध आवाज उठा रही है। ये सही समय है, भारत में तो उसकी भी चर्चा हो चुकी है, यही समय है, सही समय है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को, जो कि भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसे पाकिस्तान से छुड़ाने का, मुक्त कराने का यही वक्त है। विश्लेषण, आकलन सबको करना है, सरकार को आगे बढ़ना है, देश की सेना आगे बढ़ रही है, हम सब साथ हैं और यही राष्ट्रवाद है। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।